गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम अपने बजट को समाप्त करेंगे। पिछली बार हमने देखा था बजट में छत्तीसगढ़ का जो बजट था, राजकीय वित्त से संबंधित आंकड़े हमने कंप्लीट कर लिए थे। मैंने आपको बताया था 2 पार्ट में देखेंगे। एक पार्ट में राजकीय वित्त को हमने देखा। अब इस पार्ट में हम जो भी नई योजनाएं हुई हैं, जो सरकार के द्वारा नई योजनाएं लॉन्च करने वाली है सरकार, ठीक बजट में जिसका प्रावधान किया गया है, और बजट में जो प्रमुख आवंटन किए गए हैं उस पर नजर देखेंगे। देखिए, बजट जितना मैं बताया हूँ, इससे बाहर बजट से क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, क्योंकि हम कोई भी ऐसी चीज मिस नहीं किए। ठीक, पूरा बजट को मैं पूरा खंगाल लिया हूँ, उसका सारांश आपको बता रहा हूँ। ठीक, इससे बाहर बजट से क्वेश्चन जाने की कोई उम्मीद नहीं है। ठीक, आप भी बजट में इतना ही पढ़िए, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना बता रहा हूँ उतना पढ़िए, डेली रिविजन रखिए, बजट आपको जल्दी ही याद हो जाएगा। ठीक, रिवीजन आपका डेली होना चाहिए, हर 2 दिन में एक बार आप इस बजट को अवश्य पढ़ें। ठीक, चलिए, सबसे जो पॉपुलर न्यूज रही है वह रही है आपकी शिक्षित बेरोजगार के लिए। ठीक, क्या है इसके लिए? 2500 रुपए देगा छत्तीसगढ़ सरकार, है ना। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा घोषणा की गई कि जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको 2500 रुपए प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। वैसे सरकारी आंकड़ों के हिसाब से छत्तीसगढ़ में तो बेरोजगारी है नहीं, पर जितने भी बेरोजगार हैं उनको यह प्राप्त होगा। देखते हैं इसमें पात्रता क्या क्या है। देखिए, इसमें पहले 18 से 35 वर्ष के लोग शामिल हो सकते हैं। ठीक, यह भत्ता मात्र 2 वर्ष दिया जाएगा। ठीक, केवल आपको 2 वर्ष के लिए ही यह भत्ता मिलेगा। बजट में इसके लिए 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है, और वह व्यक्ति ही इसके लिए अप्लाई कर सकता है जिसके घर की जो मंथली इनकम है वह 2.5 लाख से कम हो। मंथली इनकम कितनी हो? 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक, तो इस आंकड़े को आपको ध्यान रखना है। ठीक, बाकी आगे पंजीयन कैसे होगा, क्या होगा, उसकी डिटेल आएंगे तो आपको फिर बताया जाएगा। ठीक, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना चल रही है पहले से, है ना। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इसमें क्या क्या वृद्धावस्था पेंशन चल रही है, विकलांगों को पेंशन चल रही है, परित्यक्ता महिलाओं के लिए पेंशन चल रही है। इसके तहत कितनी दी जाती थी? पहले जो राशि थी वो 350 थी, अब यह बढ़ा के कितनी कर दी गई है? 500 रुपए। ठीक, तो आंकड़े को आपको ध्यान रखना है। पहले कितनी थी? 350 रुपए थी, अब बढ़ा के इसको कितना कर दिया गया है? 500 रुपए। आंगनबाड़ी के, आपने सुना होगा, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी के जो वर्कर हैं काफी समय से हड़ताल कर रहे थे। सरकार ने उनके ऊपर भी ध्यान दिया है, और आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता थे उनके मानदेय को बढ़ाया गया है। देखिए क्या क्या बढ़ाया गया है। जो कार्यकर्ता थे उनके मानदेय को 6500 से बढ़ा के 10,000 रुपए कर दिया गया है, सामान्य कार्यकर्ता, है ना। और जो सहायिका थी, ठीक, आंगनबाड़ी की जो सहायिका थी उनका बढ़ा दिया गया है 3250 से बढ़ा के 5000 कर दिया गया है। और मिनी आंगनबाड़ी वाले जो कार्यकर्ता थे उनका 4500 से बढ़ा के 7500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। देखिए, ये आंकड़े आपको ध्यान रखने हैं। एक बार आप इसको याद नहीं करना, मैं पहले ही बताया कि आपको अर्थशास्त्र के कोई भी आंकड़े याद नहीं करने हैं, आपको उनकी रीडिंग करनी है। और जितनी बार आप रीडिंग करोगे उतने ही ज्यादा आंकड़े आपको याद होते जाएंगे। रटना नहीं है, ठीक, क्योंकि रटने से ये आंकड़े याद नहीं होते, भूलते हैं। आप रीडिंग करते जाइए, धीरे धीरे आंकड़े आपको याद हो जाएंगे। कम से कम जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं वहां तो आपको देख के आंसर समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये हमारा पढ़ा हुआ है, आंसर यही है। ठीक, चलिए अगले से चलते हैं। अगला है आपका जो खाद्यान्न मध्याह्न भोजन के लिए जो रसोइयां हैं उनका भी थोड़ा सा मानदेय बढ़ाया गया है। पहले 1500 रुपए दिया जाता था, अब बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 1800 रुपए कर दिया गया है। ठीक, विद्यालय में स्वच्छता कर्मी थे जो विद्यालय की साफ सफाई करते थे, उनको पहले 2500 रुपए महीना दिया जाता था, अब उनको भी बढ़ा के
2800 रुपये महीना कर दिया। देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ अभी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो तो एक रीडिंग मार लेना जरूरी है, क्योंकि व्यापम कई बार बहुत अंदर से घुस के क्वेश्चन उठाता है। ठीक, इसलिए सारे आंकड़े आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद आप कौन सा एग्जाम दे रहे हो, उस एग्जाम का क्या स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से फिर इसमें से हमको सेलेक्टेड चीजों को पढ़ते जाना है ना। चलिए, जैसे कि आपका इसमें अगर अभी तक के आंकड़ों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहा। दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट आपका सामाजिक सुरक्षा पेंशन था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। ठीक, विवाह योजना, इसमें पहले कितना दिया जाता था, 25,000 रुपए दिया जाता था, इसको बढ़ा के कर दिया गया है 50,000, और इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है 38 करोड़ का। ठीक, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए कितना कर दिया गया है, पहले 25,000 था, बढ़ा के 50,000 किया गया है, और इसके लिए बजटीय प्रावधान कितना किया है, टोटल 38 करोड़। ठीक, फिर है आपका वीपा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, वीपा के लिए 149 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया। देखिए सीधे क्वेश्चन पूछता है सब, आपका दूसरा जो आपका इंडस्ट्रियल पार्क योजना है उसके लिए कितना बजटीय प्रावधान है, तो आपको ध्यान रखना है 149 करोड़ का बजटीय प्रावधान है वीपा के लिए। इसी समय इसी मतलब बजट में ही मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि दुर्ग से नए रायपुर के मध्य एक लाइट मेट्रो चालू की जाएगी। अभी इसका क्या प्रावधान होगा, इसमें क्या बजट, इसमें बजट में भी कोई वैल्यू नहीं दी गई है इसको, मतलब कुछ आवंटन नहीं किया गया इसके लिए, पर यह एक योजना बना दी गई, उस पर सर्वे होगा और बाद में देखा जाएगा कि उस पर कितना क्या खर्चा आ रहा है। ठीक, आत्मानंद विद्यालय से देख लेते हैं। ठीक, देखिए आत्मानंद विद्यालय 101 नवीन खोले जाएंगे, इसके लिए प्रावधान किया गया है 870 करोड़ का। अब थोड़ा सा इसकी वर्तमान स्थिति देखते हैं। वर्तमान में 247 और 32 ये आपके इंग्लिश मीडियम है और यह हिंदी मीडियम स्कूल संचालित है वर्तमान में। यहाँ पे 2 लाख से ज्यादा बच्चे, 2,38,000 लगभग बच्चे क्या कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, है ना। ठीक, कैसा है, समझ में आया, इसको ध्यान रखिएगा। तो जैसे ये अलग अलग जैसे गवर्नमेंट आत्मानंद बना रही है, मेरे हिसाब से तो सभी स्कूलों को टोटल इंग्लिश कर देना चाहिए, जितनी सरकारी स्कूल है टोटल इंग्लिश मीडियम कर दी जाए। क्यों ऐसे करके बच्चों के बीच एक तो डिस्क्रिमिनेशन भी आ रहा है ना, कुछ बच्चे आत्मानंद में पढ़ रहे हैं, फिर वहाँ सीट भर जा रही है, इस कारण कुछ बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, एक थोड़ी सी असमानता हो जा रही है। मेरे हिसाब से सभी को इंग्लिश मीडियम कर देना चाहिए और सभी स्कूलों का उन्नयन कर देना चाहिए, तो कम से कम एक समानता के स्तर से पूरे छत्तीसगढ़ में क्या है एजुकेशन व्यवस्था रहती। चलिए ठीक है, खैर गवर्नमेंट अपने प्लान से कर रहे होंगे, वहाँ हमसे कई ज़्यादा नीति निर्माता, होशियार नीति निर्माता लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने कुछ तो सोचा होगा, इसलिए कुछ स्कूलों को इंग्लिश मीडियम और कुछ को हिंदी मीडियम कर रहे हैं ना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए एक चार नवीन चिकित्सा महाविद्यालय खोले जा रहे हैं। ठीक, कहाँ कहाँ खोले जा रहे हैं, इनकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मनेन्द्रगढ़, ठीक, गीदम, जांजगीर और कबीर धाम। ठीक, 4 जगह है, इसके लिए बजटीय प्रावधान है 200 करोड़ का। गीदम वाले जो चिकित्सा महाविद्यालय का नाम मां दंतेश्वरी के नाम के ऊपर रखा जाएगा। ठीक, यह कल ही मैंने घोषणा की, किसने, आपके भूपेश बघेल जो है सीएम हमारे, उनके द्वारा यह घोषणा की गई कि गीदम में जो चिकित्सा महाविद्यालय खुलेगा उनका उस विद्यालय महाविद्यालय का नाम मां दंतेश्वरी के नाम पे रखा जाएगा। ठीक, फिर
एक सरकार की जो राजीव गांधी फ्लेक्सिबल राजीव गांधी किसान न्याय योजना है उसको देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ठीक, इसमें का बजटीय प्रावधान किया गया है 6,800 करोड़। इसमें बताया गया कि 26 लाख, पिछले जो खरीफ है 2022 के लिए लगभग 26,41,हजार किसानों के द्वारा करीब 6,000 हेक्टेयर भूमि का पंजीयन इस योजना के अंतर्गत किया गया है। हमारा मुख्य आंकड़ा है 6,800 करोड़ जो इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक, अगला है 2 नवीन उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला खोलेगी सरकार। ठीक, जहाँ पे उर्वरकों का जो क्वालिटी है उसको बढ़ाया जाएगा, उसको नियंत्रित किया जाएगा। यह खोला जा रहा है राजनांदगांव में और रायगढ़ में। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 2 नवीन उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला खोली जा रही कहाँ कहाँ? राजनांदगांव और रायगढ़ में। ठीक, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। ठीक, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनाया जाएगा? नया रायपुर में बनाया जा रहा है। उद्यानिकी फसलों से संबंधित रहेगा, ये आधुनिक तकनीकों को कैसे उसमें उपयोग किया जाए इससे संबंधित बनाया जाएगा आपका नया रायपुर में। इसके लिए बजटीय प्रावधान है 2.51 करोड़। ठीक, इसको चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ये सारे आंकड़े जो है गवर्नमेंट की ऑथेंटिक साइट है, जो गवर्नमेंट ने बजट जारी किया है ना, जो टोटल बजट जारी किया है, प्रेस विज्ञप्ति नहीं, जो उसका टोटल बजट है वहां से लिया गया है। वहां से मतलब मैंने ये आंकड़ों को निकाला है और आपको बता रहा हूँ, है ना। ये जो आंकड़े आपको बता रहा हूँ ये शायद आधे या 45 मिनट में आपको बता दूंगा, लेकिन इसको इकट्ठा करने में 3 से 4 घंटे का समय मेरे को लग गया है। तो यही कुछ लोग बोलते हैं ना कि कोचिंग में क्या फायदा, क्या है कोचिंग पढ़ने से, है ना। देखिए, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए कोचिंग कतई आवश्यक नहीं है। ठीक, कोचिंग बस क्या करती है कि आपके समय को थोड़ा सा बचा सकती है। बाकी आप स्वयं से पढ़ के ही कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो, सारी चीजें अवेलेबल है ना। मैंने भी ये आंकड़े निकाले हैं, तो इंटरनेट के माध्यम से गया, बजट को खोला, बजट को पढ़ा पूरा, फिर उसको निकाला। लेकिन उस बजट में ये समझिए कि कम से कम 80% चीजें हमारे काम की नहीं थी, क्योंकि मेरे को आंकड़े निकालने थे तो मेरे को पूरा 100% बजट पढ़ना पड़ा, है ना। उसमें से जो काम के 20% चीजें निकली वो मैं केवल आपको बता रहा हूं। तो बस यही फर्क हो जाता है कि जब आप खुद से पूरी तैयारी करोगे तो आपको थोड़ा सा समय ज्यादा लग सकता है। और अगर आप कोई ट्रेनिंग सेंटर या कोचिंग तो कोचिंग सेंटर पकड़ते हो तो क्या है कि वो आपको गाइड कर देते हैं, है ना, किस तरह पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि आपको आंकड़े कैसे याद करना है, कैसे आंकड़े याद होते हैं और गलत नहीं होते। अगर सामान्य प्रोसीजर में कोई पढ़े तो वो रटेगा ही, है ना, स्वाभाविक नहीं, मैं भी रटता था, लेकिन मेरे को यह अपने 5-6 साल के लगातार जो मैंने एग्जाम दिए हैं, 6-7 सालों से लगातार जब एग्जाम देते आ रहा था, तब मेरे को लगा कि इस ऐसे तरीके बदल बदल के देखा, एक बार देखा तो क्वेश्चन में गलत हुए पेपर में जाके, फिर मैंने अपने पढ़ने का तरीका चेंज किया, तो मैंने धीरे धीरे करके सीखा कि हाँ, ऐसे करने से ज़्यादा इफेक्टिव पेपर सॉल्व होता है। ठीक, तो एक्सपीरियंस का आप लोग फायदा उठाइए। चलिए आगे चलते हैं। एक पान अनुसंधान केंद्र खोला जा रहा है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन काफी पसंदीदा रहते हैं एग्जामिनरों के। ठीक, कहाँ बनेगा यह? छुई खदान में पान अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जा रही है। यहाँ पे पान की विभिन्न किस्मों की मतलब उसको कैसे उगाया जाएगा, उस क्षेत्र की जलवायु पान उगाने के लिए उपयुक्त होगी, इसलिए वहाँ अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जा रही है। वहाँ देखा जाएगा कि पान के विकास में क्या संभावनाएं हैं हमारे प्रदेश में। ठीक, तो पान अनुसंधान केंद्र कहाँ बन रहा है? छुई खदान में। ठीक,
25 नए पशु औषधालयों का निर्माण किया जाएगा। ठीक, 25 नए पशु औषधालयों का निर्माण किया जाएगा। कितने टोटल राज्य प्रदेश में 25 नए पशु औषधालयों का निर्माण किया जाएगा। एक परियोजना ध्यान रखिएगा, ई धरती परियोजना। ठीक, यह परियोजना क्या है? इस परियोजना के तहत आपकी एक तकनीक है, नाम है लीडार तकनीक के माध्यम से भूमि का पुनः सर्वेक्षण कराया जा रहा है। ठीक, राजस्व भूमि का पुनः सर्वेक्षण कराया जाएगा। किस तकनीक का नाम क्या है? लीडार तकनीक। इस तकनीक के माध्यम से सरकार भूमि का पुनः सर्वेक्षण करा रही है। इसी को कहा गया है ई धरती परियोजना, और इसके लिए जो बजटीय आवंटन है वह है आपका 50 करोड़। ठीक, अगला एक काफी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन। ठीक, क्या है? हर घर आपको नल से जल पहुंचाने की व्यवस्था करना है। इसके लिए 2000 करोड़ का प्रावधान है। लक्ष्य जो है वह 49 लाख परिवारों तक कनेक्शन पहुंचाने का है, जिसमें से 20 लाख लाभान्वित हो चुके हैं। ठीक, 49 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य है और 20 लाख लाभान्वित हो चुके हैं। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। इसका एक आंकड़ा जब हम आर्थिक समीक्षा पढ़ेंगे उसमें भी मिलेगा। देखिए, ये आगे का है, बजट है ना, आगे का प्रावधान है कि मैंने 2000 करोड़ का प्रावधान किया, लक्ष्य रखा है 49 लाख तक हमको कैसे कनेक्शन पहुंचाना है, 20 लाख को प्राप्त हो चुका है, ये लक्ष्य। लेकिन जब हम आर्थिक समीक्षा पढ़ेंगे तो हमें इसमें पिछले साल जो सरकार की प्रोग्रेस रही, एक साल में उसने क्या काम किया, उसके आंकड़े हमको उसमें से मिलेंगे। ठीक, जब भी क्वेश्चन पूछता है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, वहां पे स्पष्ट कर देता है कि आपको आर्थिक समीक्षा से बताना है कि बजट से बताना है। ठीक, चलिए, सौर सुजला योजना। ठीक, केंद्र प्रवर्तित योजना है, 2016 में चालू की गई थी यह योजना। इसके अंतर्गत 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। क्या है? जो आपके सिंचाई पंप है उनको सौर ऊर्जीकृत करने के लिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। बहुत सारे आंकड़े हैं पर पढ़ने में बहुत समय नहीं लगता। ठीक, मैं 2 बार पढ़ा हूं तो मेरे को ऐसे ही लग रहा है कि मेरे काफी सारे आंकड़े मेरे को अभी ही याद हो चुके हैं, है ना। आप एक आध बार वीडियो सुनिए, आपको नहीं पढ़ना तो आप इस वीडियो को ही बार बार सुनिए। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं खर्च करूंगा, सीधे सीधे आपको आंकड़े बताता हूँ और कोशिश करूंगा वीडियो एकदम शॉर्ट रहे, ताकि जब भी आपका मन हो आप 15-20 मिनट में वीडियो सुनो और आपका पूरा रिकॉल हो जाए। ठीक, चलिए, एक वृक्ष संपदा योजना हम लोग पढ़ते आ रहे हैं जीके में। ठीक, वृक्ष संपदा योजना, इसके लिए प्रावधान किया गया है 100 करोड़ का। ठीक, कबीर धाम में हमको पता है एक नवीन जंगल सफारी का निर्माण हो रहा है, इसके लिए प्रावधान किया गया है 2 करोड़ का। ठीक, नवीन जंगल सफारी कहाँ बन रही है? हमारे पास कबीर धाम में बन रही है, इसके लिए प्रावधान किया गया है 2 करोड़ का। चलिए, अब कुछ योजनाएं देखते रहते बीच बीच में आता जाएगा, आप उसको देखते जाइएगा। एक है कौशल्या समृद्धि योजना। कौशल्या समृद्धि योजना, ठीक, यह शुरू की जाएगी, चल नहीं रही है अभी। इसका प्रावधान किया गया है कि यह योजना शुरू की जाएगी। यह योजना संबंधित रहेगी महिलाओं को रोजगार प्रदान करने से। ठीक, तो इसमें क्या है, जैसा कौशल्या समृद्धि योजना है, तो अब इस योजना में क्या क्या किया जाएगा ऐसी कोई डिटेल नहीं आई है, पर एक योजना ऐसी शुरू की जाएगी जिसका फोकस रहेगा महिलाओं के रोजगार पे। इसके लिए प्रावधान किया गया है 25 करोड़ का। ठीक, कितना प्रावधान किया गया? 25 करोड़ का। एक और योजना है सीएम बाल उदय योजना। सीएम बाल उदय योजना, यह योजना भी शुरू की जाएगी, अभी शुरू नहीं है। ठीक, इसके लिए प्रावधान किया गया है 1 करोड़ का। अच्छा, यह योजना क्या है? जो बाल संप्रेषण गृह में जो बच्चे हैं, एक तो वहां से जो छूटने की उम्र पहले 18 साल थी उसको बढ़ा के 21 साल कर दिया गया है,
ठीक। और इस दौरान ऐसा प्रयास किया जाएगा कि वह मुख्य धारा में लौटने के लिए इसी कौशल को उनमें विकसित किया जा सके। तो बाल उदय योजना समझ लीजिए, यहाँ पे जो बच्चे को छूटने की उम्र थी संप्रेषण गृह से, वो 18 से बढ़ा के 21 साल कर दिया गया है। और उस दौरान उनको स्किल, मतलब उनको कुछ गुण सिखाया जाएगा ताकि वह बाकी वापस समाज में आके क्या करे, कुछ उत्पादक कार्य कर सके, है ना, कुछ प्रोडक्टिव वर्क कर सके। ठीक, चलिए अगला एक बड़ा है, पीएम आवास योजना के लिए प्रदेश का आवंटन किया गया है 3238 करोड़। ठीक, पीएम आवास योजना के लिए कितना आवंटन किया गया है? 32,3,238 करोड़। ठीक, अगला देखते हैं। अच्छा, एक और योजना है, वह है छत्तीसगढ़ सीएम छत्तीसगढ़ी परब सम्मान निधि। ठीक, छत्तीसगढ़ परब सम्मान निधि, यह योजना गैर अनुसूचित क्षेत्रों में लागू की जाएगी। जो पारंपरिक त्योहार होते हैं, जो क्षेत्रों में त्योहार मनाए जाते हैं पारंपरिक त्योहार, उनको प्रोत्साहित करने के लिए योजना शुरू की गई है। इसके तहत 5 करोड़ की अनुदान राशि ग्राम पंचायतों को दी जा रही, ताकि वह अपने सीमा में होने वाले ऐसे लोक पर्वों को प्रोत्साहित कर सके, उनका आयोजन में सहयोग कर सके। ठीक, यह भी प्रारंभ की जाएगी। जब प्रारंभ होगी तो हमको यह करंट में पता चलेगा कि कब कौन सी योजना प्रारंभ हो रही है। ठीक, अगली एक योजना है CHALK चाक योजना। यह विश्व बैंक के सहयोग से समर्थित योजना है। इसके लिए प्रावधान किया गया है 400 करोड़ का। ठीक, तो यह चाक योजना क्या, देखिए कोरोना काल में क्या है कि हमारे जो प्राथमिक बच्चे थे उनका जो पढ़ाई का नुकसान हुआ है, खासतौर से प्राथमिक और जो माध्यमिक है, प्रारंभिक शिक्षा वाले जो हमारे बच्चे हैं। ठीक, इसके लिए यह योजना लागू की गई है कि उनके यह जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को ओवरकम करना है और उनको जो उनके बुनियादी विषय हैं उसमें मजबूत बनाना है। इसके लिए यह योजना जो वर्ल्ड बैंक द्वारा समर्थित है, चाक योजना प्रारंभ की जाएगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो चाक योजना ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक समर्थित है, 400 करोड़ की है। उद्देश्य है आपका प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पे शिक्षा गुणवत्ता को बढ़ाना। ठीक, चलिए एक और योजना है, वह भी शुरू करने वाली है। योजना का नाम है सीएम मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना। ठीक, मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए प्रावधान किया गया है 500 करोड़ का। इसमें क्या है, इसमें जो पुराने स्कूल है, स्कूलों का जो अवसंरचनात्मक विकास किया जाएगा। ठीक, उनमें जो भी बुनियादी सुविधाएं नहीं है या फिर उसमें किसी प्रकार की अधोसंरचनात्मक जो कमियां हैं उसे पूरा किया जाएगा, विद्यालयों का उन्नयन किया जाएगा। ठीक, इसका आपको ध्यान रखना है। एक फिर अगली योजना, सीएम आदिवासी परब सम्मान निधि योजना। इसके पहले हमने देखा था वो छत्तीसगढ़ी परब सम्मान निधि योजना था, यह आदिवासी परब सम्मान निधि योजना है। प्रावधान यही है, बस यह अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होगी। ठीक, वह किसमें थी, वह गैर अनुसूचित क्षेत्र में थी। इसमें भी 5 करोड़ दिया गया है, ग्राम पंचायतों को अनुदान दिया गया है, ताकि वहां होने वाले जो भी लोक पारंपरिक त्योहार हैं उसका मतलब उसको सहयोग किया जा सके, ऐसे कार्यक्रमों का संचालन में सहयोग हो और लोग अपनी संस्कृति से परिचित रहें और उस पर सम्मान करें। ठीक, आगे बहुत जगह थी। देखिए एक और योजना चालू की जा रही है, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन
योजना। ठीक, इसमें एसटी, एससी, ओबीसी छात्रों को वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि वह उच्च शिक्षा, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कोई भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अगर पढ़ना चाहते हैं या भाग लेते हैं तो। ठीक, तो ये सीएम उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना भी बजटीय प्रावधान है। एसटी, एससी, ओबीसी लोग इसमें पात्र होंगे। ठीक, कैसी सहायता करेगा? वित्तीय सहायता करेगा। कब? जब वो इंजीनियरिंग, मेडिकल या किसी व्यावसायिक कोर्स में प्रवेश लेते हैं तो। और बाकी क्या डिटेल रहेगी बाद में आएगी, अभी नहीं आई है। ठीक, देखेंगे, है ना। देखिए, शहरी क्षेत्र में एक योजना चल रही है आपकी पुलिसिंग की 112। ठीक, बजट में इसे पूरे प्रदेश में लागू करने का प्रावधान किया गया है। जो 112 है इमरजेंसी नंबर है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है, चाहे रायपुर शहर में, वहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी से, आप 112 डायल करो, एक पुलिस की जीप आपके पास आ जाएगी और आपकी सहायता करेगी। ठीक, यह एक इमरजेंसी नंबर जैसा है कि तो एक ही नंबर सबो बार, वहां पे इसको जो चालू किया गया है उसका जो आपका स्लोगन है वही है, एक नंबर सबो बार। तो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, आप 112 डायल कीजिए, वह आपको यथासंभव शीघ्रता से आपके पास पहुंचेगी और आपको सहायता उपलब्ध कराएगी। अब इसका विस्तार पूरे प्रदेश में किया जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका तीरंदाजी अकादमी खुलेगी। ठीक, तीरंदाजी को राजकीय खेल के तौर पे प्रोत्साहित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, तीरंदाजी को क्या राजकीय खेल के तौर पे प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक, किसके? राजकीय खेल के तौर पे तीरंदाजी को प्रोत्साहित किया जाएगा। तीरंदाजी अकेडमी खुल रही है आपकी बस्तर और रायपुर में खुलेगी। ठीक, और नारायणपुर में तो सबको पता ही होगा, नहीं पता है तो देख लीजिए, मल्ल खंबा अकेडमी खुलेगी। ठीक, और फिर रायपुर में एक और एकेडमी का खुलने का प्रावधान किया गया है, अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन खेल एकेडमी। अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन खेल अकादमी आपके रायपुर में खोली जाएगी। इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान रखिएगा, कौन सी अकेडमी कहाँ खोलने का प्रावधान किया गया है। ठीक, और बस्तर में एक और एकेडमी स्थापित की जा रही है, इसका नाम है एडवेंचर स्पोर्ट एकेडमी। एडवेंचर स्पोर्ट एकेडमी आपकी बस्तर में स्थापित की जा रही है। तो इतनी एकेडमी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, तीरंदाजी एकेडमी कहाँ पे है? पहले तीरंदाजी को पहले तो ये ध्यान रखना है कि राजकीय खेल के तौर पे उसको प्रोत्साहित किया जाएगा। बस्तर और रायपुर में इसकी एकेडमी खुल रही है, मलखंभ की नारायणपुर में खुल रही है, और रायपुर में आपकी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन की भी एकेडमी खोली जाएगी। ठीक, और बस्तर में एक एडवेंचर की आपकी एकेडमी खोली जाएगी, एडवेंचर स्पोर्ट्स की। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला है आपका छत्तीसगढ़ ओलंपिक से संबंधित। इस बार छत्तीसगढ़ ओलंपिक मनाया गया। ठीक, अब इसके लिए बजटीय प्रावधान कर दिया गया है, कितने का? 25 करोड़ का अगले वर्ष के लिए। लोग जिस उत्साह से इसमें भाग लिए तो ऐसा लगा कि शायद इसको और बड़े स्तर पे आयोजन करना चाहिए, इसको और प्रोत्साहित करना चाहिए, इसीलिए सरकार ने इस बार इसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान कर दिया गया है। उदला में एक प्लास्टिक पार्क बन रहा है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है प्लास्टिक पार्क कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना उदला में 2 करोड़ का इसके लिए प्रावधान किया गया है। तो अब प्लास्टिक पार्क कहाँ पे पहुंच गया? उदला में भी आपका प्लास्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है ना। 2 करोड़ का इसके लिए बजटीय प्रावधान है। फिर है आपका सीएम मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना। ठीक, इसमें क्या है कि जो छत्तीसगढ़ की जो प्राचीन सभ्यता है ना, वहाँ
उस सभ्यता से छत्तीसगढ़ के युवाओं को परिचित कराना, उस सभ्यता की जानकारी लोगों तक पहुंच सके, इसका प्रयास करना। ठीक, इसके अंतर्गत क्या करेगी, जो राज्य है वह संरक्षित स्थलों पे क्या है, घूमने की योजना बनाएगी, है ना। जो पर्यटन विभाग द्वारा जैसे हम घूमते हैं ना, मतलब ट्रेवलिंग का, टूरिज्म की योजनाएं बनाएंगी। और इसके तहत हर धरोहर स्थल पे धरोहर मित्र नाम के, धरोहर मित्र नाम से कुछ व्यक्ति नियुक्त किए जाएंगे, जो वहां से संबंधित होंगे उस क्षेत्र से, और उस धरोहर के बारे में जिनके पास पूर्ण जानकारी होगी। और अगर ऐसे स्थलों पे कोई शैक्षणिक भ्रमण ले जाती है कोई संस्था, तो क्या है, उनको जो ट्रेवलिंग खर्च है उनमें अनुदान का भी प्रावधान किया गया है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, सीएम धरोहर दर्शन योजना। ठीक, इसके अंतर्गत उस मतलब हर जगह जहाँ जहाँ धरोहर है छत्तीसगढ़ की, जैसे दंतेश्वरी मंदिर हो गया, नारायणपाल हो गया, जो कि संरक्षित स्मारक है छत्तीसगढ़ के, है ना, वहाँ पे धरोहर मित्र की नियुक्ति की जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है, धरोहर से नवीन जो युवा लोग हैं उनको क्या है, परिचित कराना। ठीक, अपनी संस्कृति को ताकि लोग जाने, उस पर गर्व करें। इसी के एक और योजना है, सीएम मुख्यमंत्री विरासत झरोखा योजना। इसके लिए प्रावधान किया गया है 99 लाख का बजटीय प्रावधान। इसमें क्या है, जो प्रदेश की, ठीक, जो भी ऐसी धरोहरें हैं उनको प्रदेश के जो प्राचीन शिल्प है, प्रदेश की स्थापत्य कला है, प्रदेश की जो भी आपकी स्थलाकृतियां हैं, उनको प्रदेश के अलग अलग विद्यालयों में, महाविद्यालयों में क्या है, प्रदर्शनी के तौर पे प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये भी चालू होगी, चालू नहीं हुई है। ठीक, एक कौशल्या महोत्सव का सरकार आयोजन करेगी। इस महोत्सव के लिए बजटीय प्रावधान कर दिया गया है 10 करोड़ का, इंपॉर्टेंट है। कौशल्या महोत्सव आयोजन किया जाएगा, 10 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। और एक अंतरराष्ट्रीय आपका रामायण महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। इसके लिए 12 करोड़ का प्रावधान है। दोनों को ध्यान रखिएगा, कौशल्या महोत्सव के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया, अंतरराष्ट्रीय रामायण महोत्सव के लिए 12 करोड़ का प्रावधान किया गया। लेकिन यह कब किया जाएगा, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक, एक आदिवासी संग्रहालय की स्थापना की जाएगी कवर्धा में। ध्यान रखिएगा, पूछेगा आदिवासी संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो आपको ध्यान रखना है, आदिवासी संग्रहालय की स्थापना की जा रही है, कहाँ की जा रही है, कवर्धा में। ठीक, आदिवासी संग्रहालय की स्थापना कहाँ जा रही है, कवर्धा में की जा रही है। ये ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, कहाँ किसकी स्थापना हो रही है। देखिए, हमारे आत्मानंद स्कूल से जो बच्चे 12वीं अंग्रेजी माध्यम से पास होकर निकल रहे हैं, तो उनके लिए अब इंग्लिश मीडियम के कॉलेज भी होना जरूरी है। इसी के तहत सरकार ने, ध्यान रखिए, 10 जिलों में, अभी 10 जिलों को किया है, फिर आगे और बढ़ाएगा, 10 जिलों में अंग्रेजी माध्यम के महाविद्यालय संचालित किए जाएंगे। यह आंकड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, कितने जिलों में अंग्रेजी माध्यम के महाविद्यालय स्थापित किए जाने का प्रावधान किया गया है बजट में, तो ध्यान रखिएगा 10 जिलों में। ठीक, एक सिरपुर विकास प्राधिकरण बनेगा। ठीक, सिरपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी और इसके लिए प्रावधान किया गया है 5 करोड़ का। ठीक, अगला देखते हैं, एरो सिटी। एरो सिटी, ठीक, इसका निर्माण किया जाएगा रायपुर एयरपोर्ट के पास और 2 करोड़ का इसमें प्रावधान किया गया है। तो यहाँ होगा क्या, एक्चुअली यह व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है ना, ताकि जो आपका जो एरोप्लेन के माध्यम से जो व्यापार वाणिज्य संबंधित जो काम हो सकते हैं, उसको फिर वो सिटी का केंद्र बनाया जाएगा उसके लिए।
ठीक, तो एक एरो सिटी की स्थापना की जा रही है आपका कहाँ, आपका जो एयरपोर्ट है रायपुर के उसके निकट ही की जाएगी। ठीक, अच्छा, टाटा टेक्नोलॉजी, इसको ध्यान रखिएगा, टाटा टेक्नोलॉजी के साथ सरकार का एमओयू है कि जो आईटीआई कॉलेज संचालित है सरकार के, वहाँ पे टेक्नोलॉजी हब बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? आईटीआई में क्या बनाया जाएगा? टेक्नोलॉजी हब। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। किससे है इसका एमओयू? टाटा टेक्नोलॉजी से है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। एक फिर योजना का सरकार ने घोषणा की है बजट में, एक नवा पिलर योजना प्रारंभ की जाएगी। योजना का नाम है नवा पिलर योजना। ठीक, यह योजना उभयलिंगी समुदाय से संबंधित होगी। ठीक, उनके शिक्षण, प्रशिक्षण, रोजगार और शिक्षा से संबंधित यह योजना होगी। इसके लिए प्रावधान किया गया है 25 लाख का। ठीक, कितना प्रावधान किया गया? बजटीय प्रावधान है 25 लाख का। किससे संबंधित है? उभयलिंगी समुदाय संबंधित है, उनके शिक्षा से संबंधित है ना, प्रतियोगी परीक्षाओं में वो भाग लेते हैं तो उससे संबंधित उसमें उनको सहायता दी जाएगी। ठीक, एक आप सुगम सड़क योजना जानते हो है ना, इसके लिए बजटीय प्रावधान किया गया है 150 करोड़ का। ठीक, एक है बी स्पोक योजना। ठीक, इसके लिए प्रावधान किया गया है 100 करोड़ का। बी स्पोक योजना क्या है? देखिए, बी स्पोक योजना है जो नीति है, जो छत्तीसगढ़ की 1924 की आपकी ये है औद्योगिक नीति है, उसके तहत जो उद्योगों को सहायता प्रदान करने के लिए यह बी स्पोक नीति लागू की गई थी और इसके लिए बजटीय प्रावधान किया गया है 100 करोड़। यह उद्योगों को हेल्प करती है। ठीक, सर्व शिक्षा अभियान के लिए 1380 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के लिए 1380 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक, देखिए इसमें समझने, जो अभी हम पढ़ रहे हैं इसमें समझने वाला कुछ नहीं, आपको आंकड़े होने चाहिए कि कौन कौन से आंकड़े हमको पढ़ने हैं, इसको बस सेलेक्ट करना है हमको। मैं आंकड़े आपको बता दे रहा हूँ, ये सारे आंकड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक, इनको आपको पढ़ना चाहिए। इसमें कुछ आप थोड़े बहुत और स्किप भी कर सकते हो है ना, जैसे मैं बीच में आपको शुरू में बताया था, जैसे कि आपको जैसे मानदेय वृद्धि हो रही है तो उसमें जो बहुत सारे लोगों की मानदेय वृद्धि, उसमें कोटवारों की भी मानदेय वृद्धि हुई है, पटेलों की भी हुई है, तो सब याद करना जरूरी नहीं है। लेकिन जैसे आंगनबाड़ी का हुआ तो आंगनबाड़ी का हड़ताल चल रही थी, थोड़ा मुद्दा ज्यादा हॉट है, इसलिए हमको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के जो मानदेय बढ़ा है उसको ध्यान रखना चाहिए है ना। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा जब आप पढ़ते हो तो आपको ये सेलेक्ट करना आना चाहिए, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, किसको थोड़ा सा कम फोकस करना है। देखिए, एग्जाम पास करने में मेहनत और स्ट्रेटजी दोनों ही आपकी सही होनी चाहिए। बिना स्ट्रेटजी के आप मेहनत करोगे तो भी एग्जाम निकलने मुश्किल हो जाता है, नहीं निकलता है ना। आपके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना समय देना है ना। तभी आप एक प्रॉपर वे में जब तैयारी करोगे तभी आप सफल हो पाओगे। ठीक, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेहनत करना तो एक किताब उठाए उसी को 10 घंटे पहले पढ़े है ना, वैसे में कुछ नहीं होता। प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मेरे को इतने घंटे जीके पढ़ना है, इतने घंटे करंट पढ़ना है ना, 5 मिनट इसको देना है, 1 घंटा इसको इस सब्जेक्ट पढ़ूंगा, हिस्ट्री इतना पढ़ना है, संविधान इतना पढ़ना है। तो हमको हर सब्जेक्ट के लिए टाइम निर्धारित करना होगा अपने सिलेबस को देख के कि हम किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना। जिसमें अगर जैसे किसी में मैथ्स का पोर्शन ज़्यादा है तो हमको 1.5 दिन के कम से कम 1.5-1 घंटा मैथ्स को देने ही देनी है ना। लैंग्वेज का पोर्शन ज़्यादा है तो हमको लैंग्वेज को भी समय देना है। लैंग्वेज काफ़ी टफ होता है बनाने में, सुनने में ईजी लगता है यार छत्तीसगढ़ी आ जाएगा तो हम तो बना लेंगे, यही रहते हैं सुने हुए, पर क्वेश्चन नहीं बनते। जब उसके बेसिक व्याकरण से क्वेश्चन पूछता है तो फिर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, अच्छे से नहीं बनते। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं लाना है, एक स्ट्रेटेजी बनाना है अपने सिलेबस को देख के है ना। और इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। अगर किसी को मदद चाहिए तो वह बिल्कुल हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम किस हिसाब से पढ़े। ठीक, चलिए, इंदिरा कला संगीत विद्यालय में
सभी को जानते हैं। उसका एक ऑफ कैंपस सेंटर बनाया जा रहा है नया रायपुर में, इसको ध्यान रखिएगा। कहाँ बन रहा है? ऑफ कैंपस सेंटर बनेगा नया रायपुर में। ठीक, इसको बस ध्यान रखना है। ठीक, आपका खूबचंद बघेल योजना के लिए, ठीक, खूबचंद बघेल योजना में तो आपको पता है कितनी सारी योजनाएं सम्मिलित हैं। पहले खूबचंद बघेल को देख लेते हैं। तो खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, के लिए प्रावधान किया गया है 996 करोड़ का। ठीक, इसके अंतर्गत देखते हैं हम थोड़े सिंपल। हाट बाजार क्लिनिक योजना के लिए दिया गया है 13 करोड़। सीएम विशेष स्वास्थ्य सहायता जो योजना के लिए दिया गया है 50 करोड़। ठीक, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए, और एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 1200 करोड़। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए आपका 1200 करोड़। ठीक, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये पूछ सकता है कि हाट बाजार के लिए और विशेष स्वास्थ्य सहायता के लिए कितना कितना बजटीय प्रावधान किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, चिराग योजना के लिए दिया गया है आपका, है ना, 200 करोड़। ध्यान रखिएगा। गोधन न्याय योजना सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं। गोधन न्याय योजना के लिए दिया गया आपको 175 करोड़, है ना। एकीकृत बागवानी के लिए आपको दिया गया है 205 करोड़। मनरेगा के लिए दिया गया है आपको 1902 करोड़। ठीक, सीएम सुपोषण अभियान के लिए दिया गया है आपको 160 करोड़। ठीक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए दिया गया है आपको 8 करोड़। ठीक, पीएम कुसुम के लिए दिया गया है 50 करोड़। पीएम कुसुम योजना पता है ना, 18-19 योजना शुरू हुई थी। यह योजना भी आपका रूफटॉप, आपको सोलर पैनल स्थापित करना है, ग्रिड स्थापित करना है, 10 किलोवाट तक करना है। करते हो तो आपको क्या है, ग्रिड से कनेक्टिविटी भी दी जाएगी। अपनी बिजली आप खुद भी यूज कर सकते हो या उसको ग्रिड को बेच भी सकते हो। तो यह जो योजना है वह आपका क्या है, सौर ऊर्जा से संबंधित योजना है, पीएम कुसुम योजना। ठीक, बिजली बिल में राहत के लिए 1050 करोड़ का प्रावधान किया है। आपको पता है मार्च 2019 से सरकार क्या कर रही है, 400 यूनिट पे आधी बिजली फ्री देती है। ठीक, इसके लिए बजटीय प्रावधान कितना गया है, 1050 करोड़। अनुमान लगाया गया कि लगभग 1050 करोड़ की बिजली इस बार हमको, मतलब बिजली देती तो है सरकार, लेकिन वो पैसा सरकार को पेमेंट करना पड़ता है बिजली कंपनी को। तो वही 1050 करोड़ का बजट बनाया है कि बिजली कंपनी को पे करने के लिए। ठीक, एक स्मार्ट पुलिस थाना बनेगा कुम्हारी में। ध्यान रखिएगा, स्मार्ट पुलिस थाने का निर्माण किया कहाँ जाएगा, कुम्हारी में। इसको ध्यान रखना है। ठीक, यहाँ देखते हैं अगला, राम वन गमन पथ के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हमको राम वन गमन पथ के बारे में पता है। पहले उसमें पहले चरण में 9 जो हैं जहाँ से राम गए थे ऐसा माना जाता है, उस राह को विस्तृत किया जा रहा है। टोटल तो 75 चिन्हित किए गए थे, जिसमें 51 को विकसित करना है। लेकिन पहले चरण में हमने 9 को विकसित करने का प्रावधान सरकार ने किया है। और इसी विकास के जो मतलब सरकार को जो खर्चे आएंगे उसके लिए सरकार ने राम वनगमन पथ के लिए करीब करीब 50 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। शुरुआत कहाँ से किया थे, कौशल्या माता चंद्रपुरी मंदिर से शुरुआत की गई थी, है ना। हाँ,
एक राजीव युवा मितान क्लब, इसके लिए किया गया है 100 करोड़ का प्रावधान। ठीक, एक राजीव युवा महोत्सव भी मनाया जाएगा, इसके लिए प्रावधान किया गया 8 करोड़। ठीक, राजीव युवा मितान क्लब में प्रत्येक क्लब को लगभग 1 लाख रुपए मिलता है, 25-25 हजार की त्रैमासिक किस्तों पे साल भर। इसका मुख्य काम क्या है, जो आपका उस क्लब का एरिया है वहां पे सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल कूद के कार्यक्रम, इन सबसे युवाओं को जोड़ना। ठीक, और एक सकारात्मक भूमिका समाज में निभाना। ठीक, तो ये रहा आपका बजट। इतने सारे आवंटन किए गए हैं इसे ऐसी योजनाओं में, और ये जितने मैंने आपको बताए हैं, और भी बहुत सारे आवंटन हैं जो मैं नहीं बताया हूँ क्योंकि वह उतने इंपॉर्टेंट नहीं है ना। मेरे को नहीं लगता वहां से क्वेश्चन आएंगे, और उतना ज़्यादा पढ़ने का भी कोई अर्थ नहीं है। मतलब कि जहां से क्वेश्चन पूछता है, फोकस जहां रहता है क्वेश्चन का, वह लगभग सारे आंकड़े मैंने आपको बता दिए हैं, और निश्चिंत रहिए इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक, आप इतने की तैयारी कीजिए, फिर आपके क्वेश्चन बजट से संबंधित तो गलत नहीं होने वाले, आप बना लोगे बहुत आराम से, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर कर डाले। ठीक, देखिए पढ़ने के लिए विश्वास करना बहुत जरूरी है ना। आपको विश्वास के साथ किसी से भी पढ़ो आप, लेकिन जिससे भी आप पढ़ रहे हो उसके ऊपर अपना विश्वास जरूर रखो, तभी आप पढ़ पाओगे, नहीं तो आप नहीं पढ़ पाओगे। ठीक, पढ़ने के लिए विश्वास का होना बहुत जरूरी है ना। तो आप विश्वास करके पढ़िए। ठीक, ट्राई कीजिए एक बार पढ़ के, इसको देखिए, है ना। बताने देखिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसकी चिंता मत कीजिए। ठीक, लगभग सारे आंकड़े हमने जो भी मेन आंकड़े थे सब इसके में कवर कर लिए। अब आप इसके नोट बना सकते हो, या जब भी मन हो तो आप YouTube खोलो, इसको चालू करो और इसका सुन लो। एक बार सुनो, 2 बार सुनो आप। मतलब देखिए, इसको सुनना कब है, ऐसे नहीं सुनना है कि आप इसके लिए प्रॉपर समय निकालो। आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उस समय के लिए खाली बैठो, आप निकाल के इसको सुन लो, है ना। मतलब अपने खाली टाइम का आप यूज करो। ठीक, देखिए टाइम मैनेजमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना। टाइम मैनेजमेंट आपको आना ही चाहिए। अगर आपने टाइम नहीं मैनेज किया तो फिर आप तैयारी नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों को शिकायत रहती है कि हमारे पास टाइम नहीं बचता। जिन लोगों को ये शिकायत है उनके पास टाइम नहीं बचता, एक प्रयोग बता रहा हूँ छोटा सा, उसको करके देखिएगा। आप क्या कीजिएगा कि जब सुबह उठते हैं उसके बाद आप जितने समय एक कॉपी एक पेपर रखिए अपनी जेब में और एक पेन रखिए, और उसके बाद आप जितने समय कुछ नहीं करते उस समय को नोट कीजिए बस। ठीक, जितने समय कुछ नहीं करते, मतलब आप जैसे अपना रेगुलर वर्क कर रहे हो तो वो आप यूज कर रहे हो अपने टाइम को, उसको नोट नहीं करना है। लेकिन ऐसा समय जब आप कुछ भी नहीं करते, ठीक, सिर्फ बैठे हो, बस कोई काम नहीं कर रहे, कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर रहे हो, उस समय को आप नोट करिए। और ऐसा आप सिर्फ 1 दिन कीजिए और रात तक कीजिए, जब तक आप सोने नहीं जाते। सोने से पहले आप पूरे टाइम को कैलकुलेट कीजिए, फिर आप देखिए, आप विश्वास नहीं करोगे कि इतना घंटा मैंने कुछ नहीं किया, मतलब सिर्फ बैठा रहा या लेटा रहा और कुछ नहीं किया। ठीक, और एक बार आप ये कैलकुलेशन कर लिए ना, तो फिर अगले दिन से आपका टाइम अपने आप मैनेज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट जब टाइम का दिखेगा ना कि आप बर्बाद कर रहे हो, तो अगले दिन से आप उसको ओवरकम करने का प्रयत्न करने लगोगे। ठीक, फिर आपको लगेगा भी कि हाँ मेरे पास तो इतना समय है, तो कहीं ना कहीं इसको यूज करूँ। एक बार ये प्रयोग करके देखिए। चलिए ठीक है, आज के सेशन को यहाँ समाप्त करते हैं, है ना। और आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इसको और स्प्रेड कीजिए, ताकि और भी जरूरतमंद जो छात्र हैं उनको उन तक यह वीडियो पहुंच पाए। चलिए, धन्यवाद।